हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के आधिकारिक प्रमाणन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे ग्रीन वॉशिंग जैसी घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रकार से ग्रे हाइड्रोजन से भिन्न होता है, इसमें किस प्रकार का अंतर होता है, हाइड्रोजन किस प्रकार से लगातार ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरता जा रहा है और हाइड्रोजन के निर्माण की प्रक्रिया में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं और किस प्रकार से इसकी लागत ज्यादा होने की वजह से इसमें भविष्य में इसे अगर ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपनाया जाता है तो किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले सरकार के फैसले को जान लेते हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को आधिकारिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और प्रमाणन उसके सर्टिफिकेशन के लिए एक सर्टिफिकेशन स्कीम लागू की है। हाल ही में सरकार ने 29 अप्रैल को जो सरकार का मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, उसने 2023 में शुरू किए गए स्टैंडर्ड मानक के आधार पर हरित हाइड्रोजन को मापने यानी उसको मेजर करने, उसकी निगरानी करने यानी उसकी मॉनिटरिंग करने, उसकी रिपोर्ट करने और साइट पर ही उसे सत्यापित करने और प्रमाणित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की थी ताकि हरित हाइड्रोजन के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और न केवल हरित हाइड्रोजन के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके बल्कि भारत में जो ऊर्जा गहन क्षेत्र है उसमें भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस, जब हम हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता और जब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता तो ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता को कम करने में मदद करता है, जिससे वैश्विक तापमान की घटना और अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना से निपटने में मदद मिलती है। इसलिए सरकार ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना चाहती है। इस सरकार के निर्णय से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में पारदर्शिता आएगी यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी, सत्यापित उसको किया जा सकेगा, सर्टिफाइड उसको किया जा सकेगा, एक प्रमाणिकता इस पूरी प्रक्रिया में सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस और बायोमास रूपांतरण। बायोमास रूपांतरण आप सामान्य तौर से जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है? इसका उत्पादन इस प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से आप पानी को उसके घटकों में विभाजित करके हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कार्बन क्रेडिट का भी एक तंत्र लागू किया जाएगा। यहाँ पर एक शब्द आया है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होगा। इससे क्या होगा कि वायुमंडल में कार्बन की सांद्रता या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की जो सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम होगा। अगर हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्पादन में कटौती करने में सक्षम हो जाते हैं तो ये बराबर होता है 1 कार्बन परमिट के बराबर ये होता है। मान लिया कोई भी कंपनी है, ए कंपनी है और ये अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं के माध्यम से हरित ऊर्जा के इस्तेमाल से या हाइड्रोजन के इस्तेमाल से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में सफल हो जाती है तो इसको 10 परमिट प्राप्त हो सकते हैं, 10 कार्बन परमिट प्राप्त हो सकते हैं और इस परमिट को ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका व्यापार कर सकता है, इसको क्रेडिट करवा सकता है। क्रेडिट इसको खरीदेगा कौन? ऐसी कंपनी जिसको आधिकारिक रूप से कहा गया था कि मान लिया कोई कंपनी है कि वो आधिकारिक रूप से 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकती है लेकिन उसने 150 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया तो इसको अपने इस बढ़े हुए उत्सर्जन को सर्टिफाइड करने के लिए या ऑफसेट करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए इससे दूसरी कंपनी ए से ये 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो 10 परमिट इसको मिले हुए हैं वो खरीद सकती है तो और अन्य कंपनियों से अन्य प्रतिपूर्ति कर सकती है। इसी को हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट से जुड़ा हुआ एक जो पूरा व्यापार तंत्र है। तो अगर भारत में कोई भी कंपनी है वो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है और उसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास करती है तो उसका एक आधिकारिक तंत्र अब लागू कर दिया गया है। एक प्रकार से प्रमाणन अब उसको दिया जाएगा, उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में होने वाली कार्बन बचत को मान्यता इसके माध्यम से मिलती है और व्यापार के लिए अब इसको प्रमाणित किया जा सकेगा। तो एक महत्वपूर्ण खबर है विशेष तौर से
आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में और साथ ही जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको भविष्य के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। भविष्य के स्रोत, ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है अगर हम इसके ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दुनिया को ये भविष्य में कार्बन मुक्त बना सकती है। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, परिवहन क्षेत्र में किया जा सकता है, अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जा सकता है और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्राकृतिक संसाधनों के विकल्प के रूप में भी एक महत्वपूर्ण स्टेबल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरा है। यहाँ पर दो चीजों का ध्यान में रखना आवश्यक है, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन का जो अंतर है, ये हाइड्रोजन की उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगर हाइड्रोजन का उत्पादन उन उत्पादन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है जिन उत्पादन प्रक्रियाओं में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे। क्योंकि भले ही हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन उसके उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए हम उस ऐसे हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी तरह से हम ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऐसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। यानी उसके उत्पादन की प्रक्रिया में हमने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का इस्तेमाल किया है, सौर ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया है। यही इन दोनों में अंतर है जो यहाँ पर दिया गया है, ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जरूरी है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन मौजूद हो। तो प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन मजबूत मौजूद हो, इसके लिए दुनिया की अलग अलग कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं। दुनिया की लगभग 40 से अधिक कंपनियां लगातार हाइड्रोजन की तलाश कर रही हैं, क्योंकि ये भविष्य का ईंधन हो सकता है। पृथ्वी की सतह के नीचे भविष्य स्वाभाविक रूप से हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इसे खनिजों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न किया जा सकता है। हाइड्रोजन विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं जैसे सर्पेंटिनाइजेशन द्वारा उत्पन्न होता है। सर्पेंटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब पानी और लौह धातु वाले चट्टानों के बीच रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम सर्पेंटिनाइजेशन कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक हाइड्रोजन अब ऊर्जा क्षेत्र में एक संभावित महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा के रूप में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होगा और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने में हमें मदद मिलेगी। इसके लिए वैश्विक खोज की जा रही है। दुनिया की लगभग 40 से अधिक कंपनियां इस पर लगातार काम कर रही हैं, प्राकृतिक हाइड्रोजन की तलाश में हैं। हाल के वर्षों में ये खोज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। नए अनुसंधान, नई रिसर्च, नई खोजों से ये संकेत प्राप्त होता है कि पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक हाइड्रोजन के विशाल भंडार हो सकते हैं जो ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं। हाल ही में एक दो महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके, फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र और अफ्रीका के माली में किए गए शोधों से प्राकृतिक हाइड्रोजन के विशाल भंडार का पता चल रहा है। वहीं भारत में भी हाइड्रोजन के विशाल भंडार हो सकते हैं, विशेष तौर से हिमालयन क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार की संभावना है कि यहाँ की भूगर्भीय संरचना इस प्रकार की है, हिमालय, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर हाइड्रोजन के भंडार हो सकते हैं। भारत में कुछ सक्रिय भूगर्भीय प्रणालियां और गर्म झरने इस बात की संभावना को प्रबल कर देती है कि भारत में प्राकृतिक हाइड्रोजन के भंडार मौजूद हैं। वर्तमान में भारत में इस क्षेत्र की खोज और खनन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। लेकिन इसके विशाल भंडार से भारत में एक प्रमुख प्राकृतिक हाइड्रोजन, अगर अगर इसके विशाल भंडार भारत में मिल जाते हैं तो भारत भविष्य में एक आयातक ऊर्जा का अभी भारत को बहुत बड़े स्तर पर आयात करना पड़ता है, क्योंकि तेल और हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनके आयात पर भारत निर्भर है। लेकिन अगर भविष्य में भारत के पास प्राकृतिक हाइड्रोजन के स्रोत मिल गए, तो भारत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादक देश में भी बदल सकता है। इसकी ये अ, अगर प्राकृतिक हाइड्रोजन भारत में मिल जाते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है। हाइड्रोजन से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये है कि एक तो हाइड्रोजन के उत्पादन में जो लागत है, विशेष तौर से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की जो लागत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में किसका इस्तेमाल होता है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का, जिनकी लागत पहले से ज्यादा है।
तो वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। साथ ही हाइड्रोजन के उत्पादन में बहुत बड़े स्तर पर जल का भी इस्तेमाल होगा। तो जल के संसाधनों पर पहले से ही दबाव है। तो जल संसाधनों पर अगर पहले से ही दबाव है और जल का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हो, तो जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक हाइड्रोजन की संभावना को पूरा करने के लिए, उसके उपयोग को आगे संभव बनाने के लिए अधिक तकनीकी विकास की जरूरत है। अभी हमारा तकनीकी विकास उस स्तर पर नहीं है कि हम इसको अर्थव्यवस्था के एक प्रकार से अफोर्डेबल बना सके, वहनीय बना सके। साथ ही भूगर्भीय क्षेत्र में जितने हाइड्रोजन की परिकल्पना हमने की गई है, जरूरी नहीं है कि पूरी हो। यानी प्राकृतिक हाइड्रोजन के जो भंडार कितने बड़े हैं और है भी या नहीं है, और उनका किस तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सकता है, वे कितने लाभकारी हो सकते हैं, इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है, निश्चितता का अभाव है। इस प्रकार की चुनौतियां ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में हाइड्रोजन के संभावित स्रोतों में से कौन सा क्षेत्र उल्लेखनीय है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।